हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी सीयूईटी 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा नया बैच आ चुका है, उज्ज्वल बैच आ चुका है जो क्रैश कोर्स है। उसकी जानकारी ऐसे है, तो ये जो बैच है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में है और इसकी जो क्लासेज हैं ऑफलाइन की 19 मार्च से, ऑनलाइन की 18 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं। 40 दिन के अंदर अब आपको क्रिस्प जो एक तरह से कंटेंट होता है, जो आपके एग्जाम पॉइंट के ओरिएंटेड एकदम जो सिलेबस होगा वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें जो सारी डिटेल्स आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखी गई हैं और आप किसके बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे मालवी एकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पर आप जाकर के वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और ऐप डाउनलोड करिए, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे कोर्सेज आएंगे, कोर्सेज के अंदर आप हमारे इस उज्ज्वल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के वीडियो के अंदर हम टॉप 75 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी के पीवाईक्यू हैं। और ये पीवाईक्यूज हमारे 2021, 22, 23, 24 में आए हुए पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। इनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज लेकर के आए हैं। पहले जो इकोलॉजी वाली यूनिट है उसके पीवाईक्यूज करेंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। तो ये पीवाईक्यू हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला पीवाईक्यू है बाह्य स्थानीय संरक्षण, ठीक है। पहला पीवाईक्यू है बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन के अंदर ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है? ex-situ कंजर्वेशन यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ex-situ कंजर्वेशंस के कौन कौन से प्रकार हैं वो हमको चूज करना है। सबसे पहले ex-situ कंजर्वेशन आप सबको पता होगा। ex-situ कंजर्वेशन क्या होता है? ex-situ कंजर्वेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटाट में ना उसको कंजर्व करके किसी दूसरे आर्टिफिशियल हैबिटाट में ले जा करके कंजर्व किया जाए तो इसे ex-situ कंजर्वेशन कहलाते हैं। वानस्पतिक उद्यान, जी हाँ, ये ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। पवित्र उपवन, ये इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो ये तो गलत हो गया। हॉट स्पॉट भी इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो ये भी गलत हो गया। एंड जंतु उद्यान ex-situ कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो गया? सही। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ए एंड डी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे दिया गया है कि थ्रेटन्ड एनिमल एंड प्लांट आर टेकन आउट फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटाट, से उनको निकाला जाए और कहीं पे ऐसी जगह पे डाल दिया जाए जहां पे उनको प्रोटेक्टेड किया जाए, तो उस स्पेशल केयर किया जाए। तो इस टाइप के जो प्रोटेक्शन है इसे क्या बोला जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, इसे ex-situ कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ex-situ कंजर्वेशन या बाह्य स्थानीय संरक्षण। इस जो टेक्निक है इसको बाह्य स्थानीय संरक्षण या ex-situ कंजर्वेशन कहा जाता है। फिर आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में पैराग्राफ वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एक 10 क्वेश्चंस, अभी तक जो पैटर्न था उसके अंदर 10 क्वेश्चंस आते थे। अब पता नहीं बदल जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो पैटर्न था उसमें 10 क्वेश्चंस आते थे। 10 में होगा क्या? आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है इनका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाए, हो सकता है इनका आंसर आपको पैराग्राफ में भी ना मिले, आपको खुद से मन से उसको सॉल्व करना पड़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, व्हेन लार्ज हैबिटाट आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल फ्रैगमेंट्स, तो ड्यू टू विच ह्यूमन एक्टिविटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज रोस्ट अफेक्टेड। सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज अफेक्टेड होंगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज अफेक्टेड होंगी, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी स्पीसीज अफेक्टेड होंगी? ऐसे एनिमल्स जो माइग्रेट करते हों, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो माइग्रेट करते हों वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे। माइग्रेट करने वाले एनिमल्स क्यों अफेक्टेड होंगे? क्योंकि अगर कहीं बड़ा एरिया फ्रेगमेंट में टूट गया तो वो माइग्रेशन खत्म हो जाएगा, और माइग्रेशन खत्म होगा, किसी की जरूरत है मान लो दूसरी जगह पे जाना और माइग्रेशन खत्म हो गया तो माइग्रेट वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको वहां पे विलुप्त या एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, द नाइल पर्च।
जो नाइल पर्च नामक जो मछली है वो इंट्रोड्यूस की गई कहाँ पे, लेक विक्टोरिया, विक्टोरिया झील के अंदर। कहाँ पे डाली गई इसको, विक्टोरिया झील के अंदर। और ये किसका एक्सटेंशन करवा दिया उसने वहां पे, आप सभी को जवाब देना है। इसमें आ जाएगा चिचलिड फिशेस, ठीक है, ये आपको यहां से मिल भी जाएगा, ये वाला आंसर आपको इस वाले पैराग्राफ से मिल भी जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, चिचलिड फिशेस, किसका उन्होंने एक्सटेंशन करवा दिया, चिचलिड फिशेस का, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, चिचलिड फिश। नेक्स्ट, फिग और वेस्प आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी के अंदर, इंटरेक्शंस, ठीक है। इंटरेक्शंस के अंदर आपने फिग और वेस्प के बीच में इंटरेक्शन पढ़ा होगा, फिग ट्री और वेस्प, फिग ट्री और वेस्प के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन, यानी एक दूसरे पे डिपेंडेंट और एक दूसरे को पॉजिटिवली या सकारात्मक रूप से हेल्प इसमें मिलती है, ठीक है। और इसमें को इवोल्यूशन देखा जाता है, यानी एक दूसरे के साथ को इवोल्यूशन इसके अंदर देखा जाता है, ठीक है। इमेजिन करिए, वेस्ट पॉलिनेटिंग फिग ट्री बिकम एक्सटिंक्ट, अगर ये जो फिग ट्री है ये एक्सटिंक्ट हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। फिग ट्री वेस्ट बिकम पॉलिनेटिंग वेस्ट है जो पॉलिनेशन कर रहा है, वो अगर क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए तो फिग ट्री का क्या होगा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है कि फिग ट्री वहां पे क्या होगा फिग ट्री का, तो फिग ट्री भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये दो एक दूसरे पे क्या है, क्लोजली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे ऑब्लिगेटली इनके बीच में रिलेशनशिप है, यानी ए और बी स्पीसीज अगर एक दूसरे पे पूर्ण रूप से निर्भर हो तो एक स्पीसीज नष्ट होती है तो धीरे धीरे दूसरी स्पीसीज भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, धीरे धीरे दूसरी स्पीसीज भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहां हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां हमें को एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। वेस्प अगर नष्ट हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो फिग ट्री भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। फिग ट्री भी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाते हैं। फिग ट्री भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ex-situ कंजर्वेशन मेथड, कौन सा ex-situ कंजर्वेशन का मेथड नहीं है, यानी इन situ कंजर्वेशन का मेथड है, ठीक है। तो जो सैक्रेड ग्रूव्स हैं, पवित्र उपवन है, आपको पता होगा पवित्र उपवन क्या होते हैं, ऐसे एरिया जो हमारे द्वारा उनको स्पिरिचुअल वैल्यू है हमारे द्वारा और उनको हम कंजर्व या संरक्षित करके रखते हैं, ऐसे उपवनों को पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। ऐसे उपवनों को पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रूव्स कहा जाता है। ये इन situ का एग्जांपल है, ना कि ex-situ का। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ए हमारा आंसर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, ए हमारा आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट, सैक्रेड ग्रूव्स आर फाउंड इन फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे सैक्रेड ग्रूव्स कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। सैक्रेड ग्रूव्स जो एरियाज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। पहला है खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियां हैं मेघालय, वहां पे सैक्रेड ग्रूव्स है, पवित्र उपवन है, ये बात तो सही है। नेक्स्ट है अरावली हिल्स इन राजस्थान, ये बात भी सही है। अरावली हिल्स में भी जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटी है वो वहां के जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, क्योंकि वहां पे वो जुड़ी हुई है, ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यू उनकी जुड़ी हुई है, ठीक है, तो वो वहां पे उनको कंजर्व करके रखते हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट ये नहीं है भाई, अमेजन रेन फॉरेस्ट सैक्रेड ग्रूव का एग्जाम्पल नहीं है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटका भी सैक्रेड ग्रूव का एग्जाम्पल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे नॉट पूछा, एक्सेप्ट पूछा है, तो हमारा आंसर चला जाएगा सी, इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड इज फेसिंग एक्सेलरेटेड रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन। तो आपको इसका जवाब देना है, क्या इसका मेन रीजन होगा एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण क्या होता है, एक्सटिंक्शन का मुख्य कारण क्या होता है। सबसे मुख्य कारण होता है हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवास की हानि और विखंडन। आवास की हानि और विखंडन मुख्य कारण होता है किसका, स्पीसीज एक्सटिंक्शन का, ठीक है, किसका, स्पीसीज एक्सटिंक्शन का, ठीक है, विलुप्त होने का, जाति के विलुप्त होने का मुख्य कारण क्या होता है, आवास की हानि और विखंडन। नेक्स्ट है स्पीसीज डाइवर्सिटी सोर्स। अब जो
डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, वो अलग अलग लेवल पे देखी जाती है। विविधता अलग अलग लेवल पे देखी जाती है। ये इकोलॉजिकल लेवल पे भी जाती है, ये स्पीसीज लेवल के पे भी देखी जाती है, और ये इकोलॉजिकल स्पीसीज और ये जेनेटिक लेवल पे भी देखी जाती है। हमसे यहाँ पे पूछा जाता है स्पीसीज, तो स्पीसीज जो डाइवर्सिटी होगी वो स्पीसीज के लेवल पे देखी जाएगी। तो डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल, उसे क्या बोला जाता है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। सबसे सिंपल क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे आपके PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है, विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस है, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, सारे NCERT बेस्ड होते हैं, सारे क्वेश्चन NCERT से ही आते हैं, ठीक है। तो आप NCERT और हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और हमारे ऐप से अगर आपको जुड़ेगा तो उसमें आपको NCERT ही कराई जाएगी। NCERT से रिलेटेड जो क्रिस्प एक तरह से एग्जाम ओरिएंटेड जो आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मालवी एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक्सटिंक्शन ऑफ स्लेटर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन। जो स्लेटर सी काऊ है और पैसेंजर पिजन है, इसका जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसका जो विलुप्तीकरण हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इसका जो विलुप्तीकरण है ये किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। किसकी वजह से हो रहा है? ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगर ह्यूमन ओवर एक्सप्लॉयटेशन करे, मानव द्वारा अत्यधिक शोषण किया जाए, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, तो उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से स्लेटर सी काऊ और पैसेंजर पिजन क्या हो रहा है? विलुप्त हो रहा है, ठीक है। स्लेटर सी काऊ और पैसेंजर पिजन क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहा है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड। ऐसा कौन सा मेथड है जो कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे स्पिरिचुअल एरियाज जहां से हमारी स्पिरिचुअलिटी जुड़ी हो, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, उनको हम कंजर्व करते हैं, ठीक है, उनको हम संरक्षित करते हैं। तो ऐसे एरियाज को क्या बोला जाता है? ऐसे एरियाज को पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है। ऐसे एरियाज को पवित्र उपवन या सैक्रेड ग्रुप्स कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज डज नॉट कवर इंडियाज बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। कौन सा यहाँ पे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? बताइए कौन सा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? इंडो बर्मा प्लेन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यस। इंडो गंगेटिक प्लेन, इंडो गंगा के मैदान बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यस। वेस्टर्न घाट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है, यस। हिमालयस बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अच्छा, इंडो गंगा है, सॉरी, इंडो गंगा जो प्लेन होते हैं ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं होते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या चला जाएगा? बी आंसर चला जाएगा, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा यहाँ पे? बी आंसर चला जाएगा, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं? ये तीनों हॉटस्पॉट है हमारे एरिया में, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और हिमालय। टोटल वर्ल्ड में देखा जाए तो 34 हॉटस्पॉट्स हैं। पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से 3 हॉटस्पॉट इंडिया में। 3 हॉटस्पॉट किसके अंदर है? इंडिया के अंदर, ठीक है। 34 में से 3 हॉटस्पॉट्स किसके अंदर है? इंडिया। ये NCERT का डाटा है, अभी ये चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके नंबर्स में चेंज आ चुके हैं। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है माइकोराइजा से रिलेटेड, वो करना है। माइकोराइजा फंगल सिम्बायोट होता है, यस। एब्जॉर्ब करता है किसको? फास्फोरस को। किससे? सॉइल से। और इसको पास करता है किसके अंदर? रूट्स के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? रूट्स के अंदर, जड़ों के अंदर पास करता है। ये बात तो सही है, ठीक है। ये बात क्या है? ये बात सही है। Many members of genus Glomus form mycorrhiza। जो ग्लोमस जीनस के होते हैं वो क्या बनाते हैं? माइकोराइजा बनाते हैं। ये बात भी सही है, ग्लोमस जीनस के जो फंजाई होते हैं वो क्या बनाते हैं? माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ग्लोमस जीनस के फंजाई किसका फॉर्मेशन करते हैं? माइकोराइजा का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात भी सही है। इन पैडी फील्ड्स माइकोराइजा सर्व एज ए इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। जो पैडी फील्ड्स होते हैं उनके अंदर माइकोराइजा जो बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये बात गलत है, ठीक है। माइकोराइजा पैडी फील्ड्स के अंदर नहीं, माइकोराइजा हायर प्लांट्स के साथ जुड़े होते हैं, उच्च पादपों के साथ जुड़े होते हैं। तो ये बात हो गई गलत। प्लांट्स व्हेन माइकोराइजा शो टॉलरेंस टू
प्लांट्स विद माइकोराइजा शो टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। तो माइकोराइजा वाले पौधे लवणता और सूखे के प्रति सहनशीलता दिखाते हैं। ये बात सही है, ठीक है, ये बात सही है, ठीक है। जो माइकोराइजा है वो लवणता और सूखे के प्रति क्या दिखाते हैं, सहनशीलता दिखाते हैं, ठीक है। डी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। डी वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1, 2 एंड 3 यानी ए, बी एंड डी। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, डी आंसर चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा, डी इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ डेथ्स अंडर आइडियल कंडीशन विद नो कंपटीशन अबंडेंस रिसोर्सेज सच एज फूड एंड वाटर इज, ठीक है। तो ऐसा कौन सा अगर वाटर और फूड अबंडेंट मात्रा में है, वाटर और फूड अबंडेंट मात्रा में है तो जो मोर्टेलिटी है, मृत्यु दर है, वो कम हो जाएगी। और इस टाइप की मोर्टेलिटी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, पूर्ण मृत्यु दर, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी या पूर्ण मृत्यु दर इसको कहा जाता है। Next, a species whose distribution is restricted to small geographical area because of competitive superior species is found to expand its distributional range dramatically in the absence of कॉम्पिटिंग स्पीसीज। ऐसा देखो कई बार क्या होता है, कोई स्पीसीज दूसरे सुपीरियर स्पीसीज की वजह से एक छोटे से एरिया में रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, और जैसे ही वो सुपीरियर स्पीसीज जाती है फिर से वो पूरे एरिया में फैल जाती है। इस टाइप का जो कंपटीशन देखा जाता है, इस टाइप की जो फिनोमिना देखी जाती है, उसे क्या बोला जाता है, उसे कॉम्पिटेटिव रिलीज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कॉम्पिटेटिव रिलीज कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब हुआ दोनों स्पीसीज साथ साथ में क्या हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, ठीक है। ए और बी स्पीसीज साथ में इवॉल्व हो रही हैं, इसे क्या बोला जाता है, को इवोल्यूशन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, को इवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा किसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है फिग और वेस्प। ये हम पहले क्वेश्चंस में भी देख चुके हैं, ठीक है। फिग और वेस्प एक दूसरे के साथ इवॉल्व होते हैं, अगर एक्सटिंक्ट होंगे तो दोनों साथ में एक्सटिंक्ट भी होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, फिग एंड वेस्प। अच्छा, दोनों एक साथ इवॉल्व हो रहे हैं यानी दोनों को फायदा हो रहा है, ठीक है। और दोनों फायदा हो रहा है, दोनों म्यूचुअल है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो इस टाइप की जो अभिक्रिया या इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसे क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता, ठीक है। म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहा जाता है, ठीक है। इसे म्यूचुअलिज्म या सहोपकारिता कहा जाता है। देखो नेक्स्ट ये टेबल वाला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। एक तरफ इंफॉर्मेशंस दिया हुआ होगा, दूसरा तरफ उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इन हार्म, यानी एक स्पीसीज को लाभ होता है दूसरी को हानि होती है। इस टाइप की इंटरेक्शन, दो इंटरेक्शन होती हैं, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे पैरासिटिज्म दे रखा है, तो ए में क्या जाएगा, सेकंड। ए में सेकंड, फर्स्ट में सेकंड, दो में दे रखा है, दो में नहीं दे रखा, इसका मतलब दो ऑप्शंस को आप कट करके हटा दीजिए। नेक्स्ट, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक को लाभ होता है, एंड अदर नाइदर हार्म नॉट बेनिफिटेड, दूसरे को ना तो हानि हो रही है ना उसको फायदा हो रहा है। इस टाइप का इंटरेक्शन क्या कहलाता है, इस टाइप का इंटरेक्शन कहलाता है कॉमनसेलिज्म, ठीक है। तो बी में थर्ड, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों जो स्पीसीज है उनको लाभ हो रहा है, दोनों स्पीसीज को लाभ हो रहा है। इस टाइप की इंटरेक्शन कहलाती है म्यूचुअलिज्म। इस टाइप की इंटरेक्शन क्या कहलाती है, म्यूचुअलिज्म। तो सी में क्या जाएगा, 4। सी में क्या जाएगा, 4। वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर इज अनअफेक्टेड, एक को नुकसान पहुंचता है और दूसरा अनअफेक्टेड रहती है, ठीक है। एक को नुकसान पहुंचता है, दूसरा अनअफेक्टेड रहती है, यानी माइनस और जीरो। इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसको बोला जाता है एमेंसेलिज्म, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा, सी इसका आंसर चला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको सारी इंटरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक समय में निश्चित अवधि में जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? नेटेलिटी या जन्म दर कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट है। ठीक है, ये पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं क्रैश कोर्स के द्वारा तो आपको इन सबको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, मालवी एकेडमी टीम के द्वारा जो बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है, और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो एकदम ऑथेंटिक कंटेंट होगा। ठीक है, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड थ्योरी होगी, तो आप अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत कम में बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा ना, और आप आपके एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करिए। विच ऑफ द करेक्ट अबाउट एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म के बारे में अभी हमने देखा। एमेंसेलिज्म क्या था? एक को नुकसान, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा इसमें। वन स्पीसीज इज हार्म, अदर इज बेनिफिटेड, गलत। बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, गलत। वन इज बेनिफिटेड, अदर इज अनअफेक्टेड। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? बी चला जाएगा। यानी एक प्रजाति को तो लाभ पहुंचता है, दूसरी क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। एक प्रजाति को लाभ पहुंचता है, दूसरी क्या रहती है? अप्रभावित रहती है। ठीक है, फिर ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरेक्शंस वन स्पीसीज कंट्रोल इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीसीज। एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को, पॉपुलेशन को कंट्रोल करे, वो तो किस में होता है? वो तो प्रीडेशन में होता है। प्रीडेशन में क्या करता है? एक स्पीसीज सबसे पहले दूसरी स्पीसीज को कैच करता है, पकड़ता है, कैच करने के बाद उसको किल करता है, मारता है, उसके बाद उसको ईट करता है। यानी एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को मार दिया। ठीक है, एक स्पीसीज ने दूसरी स्पीसीज को मार दिया, यानी जो प्रे है उसको प्रीडेटर ने मार करके क्या कर दिया है? कंट्रोल कर दिया है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इंटरेक्शन है उसको प्रीडेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? प्रीडेशन या शिकार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। विच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो वही टेबल वाला क्वेश्चन आ गया है आपको। कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना कलर सराउंडिंग के जैसा कर ले और उसमें छिप जाए तो उस स्टेज को क्या बोला जाता है? कैमोफ्लेज। तो कैमोफ्लेज किसके अंदर देखी जाती है? कैमोफ्लेज इंसेक्ट्स के अंदर देखी जाती है, कीड़ों के अंदर देखी जाती है। ठीक है, तो ए में क्या आ जाएगा? सेकंड। ए में क्या आ जाएगा? सेकंड आएगा। ठीक है, ए में सेकंड आ जाएगा। सेकंड, एपिफाइट्स जो अधिपादप होते हैं, अधिपादप का एग्जांपल कौन सा हो जाएगा? अधिपादप का एग्जांपल ऑर्चिड हो जाएगा। ऑर्चिड किसके ऊपर पाए जाते हैं? मैंगो के प्लांट्स पे। तो बी में 1, ए में सेकंड, बी में 1, ए में सेकंड, बी में 1। अभी 2 ऑप्शन में है, बाकी 2 तो हम कट कर देंगे। ठीक है, हटा देंगे 2 ऑप्शंस को। एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो बाह्य सतह पे लगे होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर सरफेस पे जुड़ते हैं, वो एक्टोपैरासाइट। यानी सी में आ जाएगा 4, सी में 4, सी में आ जाएगा 4। उसके बाद एंडोपैरासाइट जो आंतरिक सतह में अंदर जो होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हें जैसे प्लाज्मोडियम, डी में 3। ठीक है, डी में क्या जाएगा? 3। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर बी चला जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर बी हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज करेक्ट इन रिलेशन टू पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के रिलेशन में जो करेक्ट है वो, पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक स्पीसीज को फायदा होता है, एक को क्या होता है? नुकसान होता है। सेम प्रीडेशन की तरह, लेकिन इसकी कंडीशंस अलग है प्रीडेशन से। चलो देख लो, तो किस में दिया हुआ है? एक स्पीसीज बेनिफिट है, दूसरे नहीं। एक स्पीसीज बेनिफिटेड है, दूसरे को क्या होता है? हानि। एक को लाभ, दूसरे को नुकसान। तो हमारा आंसर कौन सा चला जाएगा? हमारा आंसर चला जाएगा डी, इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या चला जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड अनदर इज लॉस। यानी एक को फायदा, दूसरे को हानि। प्रीडेशन और पैरासिटिज्म दोनों में देखा जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? पैरासिटिज्म है प्रीडेशन, सी एंड डी। एक बेनिफिट, अदर लॉस। एक को बेनिफिट हो और दूसरे को क्या हो? हानि हो। तो द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड अदर इज एट लॉस। ठीक है, एक स्पीसीज को फायदा हो, दूसरे को क्या हो? हानि हो। ठीक है, तो इस टाइप की जो इंटरेक्शन होती है उसको क्या बोला जाता है?
उन इंटरेक्शंस को क्या बोला जाता है? पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन, सी एंड डी। तो ये कट होगा, आंसर क्या चला जाएगा आपका? डी इसका आंसर चला जाएगा। इसका आंसर क्या चला जाएगा? डी। अच्छा, सी एंड डी इसमें दे रखा है, इस वाले ऑप्शन में आपको सी एंड डी दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? बी इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, आंसर क्या चला जाएगा हमारा? बी इसका आंसर हो जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? सी एनिमोन और क्लाउन फिश के बीच में जो इंटरेक्शन होती हैं, कौन सी इंटरेक्शन होती है? वो इंटरेक्शन होती है कॉमनसेलिज्म, सहभोजिता। इसमें क्या होगा? सी एक को फायदा होता है, दूसरे इसको फायदा होगा ना, क्लाउन फिश को फायदा होगा और सी एनिमोन को ना फायदा ना नुकसान। ठीक है, ना फायदा ना नुकसान। तो आंसर क्या चला जाएगा? सी इसका आंसर चला जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका आंसर? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेकेंडरी जो प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था जब पढ़ाया था। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसके लेवल पे देखी जाती है? कंज्यूमर्स के लेवल पे, कंज्यूमर्स या उपभोक्ता के लेवल पे देखी जाती है, कंज्यूमर या उपभोक्ता के लेवल पे देखी जाती है। ठीक है, तो उपभोक्ता के लेवल पे जो फूड प्रोडक्शन की जो रेट है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी आंसर इसका चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी विशेष परितंत्र में सौर ऊर्जा कितनी है? इतनी है। ठीक है, तो हमें दूसरे पोषक स्तर पर ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए हम यहां पे लिख लेते हैं ए को बी खा रहा है, बी को सी को डी, ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ये ट्रॉफिक लेवल बना लिए। अब अच्छा, सौर ऊर्जा कितनी उपलब्ध है? यहाँ पे सौर ऊर्जा इतनी उपलब्ध है। ठीक है, इतनी सौर ऊर्जा उपलब्ध है। अच्छा, इसका 90% तो लॉस हो जाता है, इसका 10% ही यहाँ पे जाता है। ठीक है, इसका कितना परसेंट? 10%। तो यहाँ पे कितना 10 होगा? इसका 10% इतना हो गया, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो हमसे पूछा है दूसरे पोषक स्तर पे, दूसरे पोषक स्तर पे कितनी एनर्जी होगी? दूसरे पोषक स्तर पे कितनी एनर्जी होगी? 100 किलो जूल। कितनी एनर्जी हो जाएगी? 100 किलो जूल। ये एनर्जी यहाँ पे पहुंचेगी, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? हमारा आंसर चला जाएगा ए आंसर यहाँ पे चला जाएगा। ये लिंडेमैन का रूल होता है कि 90% जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। ओनली 10% एनर्जी ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। ओनली 10% एनर्जी ही एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है। 90% एनर्जी का लॉस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, सही बात है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसके अंदर। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइस्टर्स एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, ये बात भी सही है। जो जलवायु कारक है और रासायनिक संरचना है वो अपघटन को प्रभावित करते हैं, ये बात भी सही है। ड्राई एंड कोल्ड इन्वायरमेंट फेवर्स द डिकम्पोजिशन, जो सूखा और जो डिकम्पोजिशन का फेवर करता है सूखा और ठंडा, लेकिन ये बात गलत है। ठीक है, ड्राई नहीं, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन फेवर करती है, ये बात गलत हो गई। इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन डिकम्पोजिशन इज फास्टर, ये बात भी गलत हो गई। अगर लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? स्लो होगा, फास्ट नहीं होगा। तो ए और बी सही है। हमसे क्या पूछा है? हमसे करेक्ट पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? ए आंसर इसका चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंडरी जो फ्लड होती है, बाढ़ आती है, उसके बाद का जो सक्सेशन होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है, द्वितीयक अनुक्रमण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पहले से वेजिटेशन मौजूद थी, अगर आप फिर से सक्सेशन होगा तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है। विच वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड, कौन सा प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया? ये आपको पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। कौन सा प्रतिजैविक था वो? पेनिसिलिन था। कौन सा प्रतिजैविक था? पेनिसिलिन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैरो कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, जो गौरैया है वो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आती है? गौरैया क्या खाती है? जैसे कोई प्लांट है, प्लांट को कौन खा रही है? स्पैरो खा रही है।
तो ये स्पैरो क्या हो गई, ये स्पैरो क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। ये स्पैरो क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। ठीक है, स्पैरो क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर आ जाएगी। ठीक है, स्पैरो क्या कहलाती है, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, अगर ये प्लांट को या प्लांट सीड को खा रही है तो ये क्या हो गई, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएगी। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर लेवल। तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर एक जीव के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर उसमें कुछ ना कुछ मास होता है। वो उसका क्या कहलाता है, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। क्या कहलाता है, वो उसका स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है। ठीक है, खड़ी फसल उसे बोला जाता है, स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल इसको कहा जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सा निम्नलिखित में से प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता यहाँ पे नहीं है। स्नेक, ग्रास ऊपर, जू प्लैंक्टन, कैटरपिलर। देखो, ग्रास ऊपर भी पेड़ पौधों को खाता है, जू प्लैंक्टन भी एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं, कैटरपिलर भी प्लांट्स को खाते हैं। तो ये जो स्नेक है ये प्राइमरी उपभोक्ता नहीं है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये किसी इंसेक्ट को खाएगा और इंसेक्ट प्लांट को खाएगा, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ डेट्राइटस फूड चेन। निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेट्राइटस फूड चेन बनाता है, कौन सा भाग डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा होता है। आपको पता होगा अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या करते हैं, क्या कहलाते हैं, ये डेट्राइटिवोर्स होते हैं, अपरदहारी होते हैं। डेट्राइटिवोर्स या अपरदहारी होते हैं, जो किसको तोड़ते हैं, अपरद को तोड़ते हैं। ठीक है, अपरद को तोड़ते हैं और ये डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा होते हैं। किसका हिस्सा होते हैं, ये डेट्राइटस फूड चेन का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसका उदाहरण नहीं है। वन तो भाई स्थल पे ही पाए जाते हैं, ग्रासलैंड भी स्थल पे पाए जाते हैं, एस्चुरीज ये आपको बताते हैं अभी, डेजर्ट भी स्थलीय होते हैं। एस्चुरीज क्या होता है, जहां पे नदियां समुद्र से मिलती हैं उसको एस्चुरीज बोला जाता है। ठीक है, तो ये किसका है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट होता है, ना कि टेरेस्ट्रियल। तो आंसर क्या चला जाएगा हमारा, सी आंसर चला जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द कंडीशंस विच डिकम्पोजिशन डज नॉट टेक प्लेस। तो उन कंडीशंस को सेलेक्ट करना है जहां पे डिकम्पोजिशन काम नहीं करता है या डिकम्पोजिशन स्लो होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन स्लो होता है, डिकम्पोजिशन काम नहीं करता है, उन कंडीशंस को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। इन वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गर्म और नम वातावरण में, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, गर्म और नम वातावरण के अंदर, गर्म और नम वातावरण के अंदर क्या देखा जाएगा, गर्म और नम वातावरण के अंदर, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो कैसा होगा, फास्ट होगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। हमें तो क्या है, स्लो कर देखना है। अब घटकों की उपस्थिति में भी डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, अब घटकों की अनुपस्थिति में या डिकम्पोजर्स की अनुपस्थिति में डिकम्पोजिशन स्लो होगा। डेट्राइटिवोर्स के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन क्या होगा, डेट्राइटिवोर्स के एब्सेंस में डिकम्पोजिशन स्लो होगा। और इन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स काइटिन और लिग्निन की प्रेजेंस में भी डिकम्पोजिशन स्लो होगा। तो आंसर क्या चला जाएगा, आंसर चला जाएगा सी, डी और ई। तो हमारा आंसर ए इसमें हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ए, सी, डी और ई। नेक्स्ट, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण बाय कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के द्वारा जो किया जाता है वो क्या कहला जाता है। ठीक है, नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण, कंज्यूमर्स के द्वारा नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण क्या कहलाता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था नए ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण कंज्यूमर लेवल पे देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता उसे कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी या द्वितीयक उत्पादकता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, एलाइजा के बारे में यहां दिया गया है। ठीक है, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो एलाइजा है वो HIV के डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, आपको एलाइजा की पहले तो फुल फॉर्म याद रखनी है, पूछी जाती है एग्जाम में ना। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे एलाइजा की फुल फॉर्म है। ठीक
ठीक है। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ठीक है। तो ये जो एलाइजा है ना, ये एलाइजा किसके लिए है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रिंसिपल पे काम करता है, इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें हम या तो एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं ना। आपस में एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन करेंगे और हमें वहां पे कलर देखने को मिलता है, फ्लोरोसेंट कलर देखने को मिल जाता है, उससे पता चल जाता है उसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया या कुछ भी है या नहीं है। चलो बीटी क्रॉप्स के बारे में देखिए। बीटी क्रॉप्स एक बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ठीक है। और उससे जो एक प्रोटीन होता है बीटी प्रोटीन, ठीक है, वो क्रिस्टल प्रोटीन बीटी क्रॉप बनाता है, ठीक है। वो जो क्रिस्टल प्रोटीन है वो उसको कोई इंसेक्ट खाएगा तो उसके अंदर गट में जाकर के वो एक्टिव हो जाएगा और इंसेक्ट की गट के अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो उस बैक्टीरिया का नाम पूछा है, सबसे सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार आप सुन चुके होंगे। उस बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया को क्या बोला जाता है? बैसिलस thuringiensis इस बैक्टीरिया को कहा जाता है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस thuringiensis। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है। बायोपायरेसी का मतलब क्या होता है? बायोपायरेसी का मतलब होता है अगर आपसे बिना पूछे, आपने कोई इन्वेंशन किया, आपने कोई खोज की है और आपसे बिना पूछे उसका कोई यूज करने लग जाए, बिना आपको रॉयल्टी दिए, बिना पैसे दिए आप उसका कोई यूज करने लग जाए तो उसे बायोपायरेसी कहा जाता है। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बायोपायरेसी उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया होगा इससे रिलेटेड कोई कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? एथिकल यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय एमएनसीज विद परमिशन। नहीं, विद परमिशन अगर यूज कर रहा है तो वो बायोपायरेसी के अंदर नहीं आएगा। अगर आपसे परमिशन लेकर के, अगर आपसे अनुमति लेकर के यूज कर रहा है तो वो बायोपायरेसी के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय एमएनसीज आफ्टर कंपनसेटरी पेमेंट। हाँ, आफ्टर कंपनसेटरी पेमेंट तो भी बायोपायरेसी में नहीं है। आपको पैसा दे दिया है और फिर यूज कर रहा है तो वो बायोपायरेसी में नहीं है, आपसे पूछ करके कर रहा है वो। यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय एमएनसीज विदाउट परमिशन एंड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट, हाँ ये हो जाएगा कि अगर बिना पूछे और बिना पैसा दिए आपको कंपनसेशन दिए अगर वो यूज कर रहा है आपके रिसोर्सेज का, आपके इन्वेंशन का, आपकी खोज का, तो वो किसके अंदर आता है? बायोपायरेसी के, ठीक है। किसके अंदर आता है? बायोपायरेसी के अंदर ये प्रोसेस आती है। नेक्स्ट, जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो आपको बताना है, ठीक है, कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वैक्सीन के डिटेक्शन में, यस, वैक्सीन के डिटेक्शन में ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज किया जाता है। जो वैक्सीन है, वैक्सीन जब बनती है तो ऐसे ही नहीं है वैक्सीन को कहीं पे भी लगा दिया जाता है। कोई वैक्सीन बनती है, आपने कोविड के टाइम पे भी देखा होगा, कोई वैक्सीन बन रही थी, जो वैक्सीन बन रही थी उनको पहले यूज किया जाए, इसीलिए तो टाइम लग रहा था, पहले उसको यूज किया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे डाला जाता है और उनके अंदर प्रभाव देखे जाते हैं कि क्या प्रभाव आ रहा है, ठीक है। फिर ग्रुप ऑफ पीपल्स पे डाला जाता है, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर प्रभाव देके तब जाकर के उसको मार्केट में लाया जाता है ना। उसके बाद टू स्टडी प्लांट प्रोसेसेस, ये बात तो मैंने नहीं बताई थी कि प्लांट प्रोसेसेस के अंदर उसके स्टडी करने के लिए किया जाता है। एनिमल है और प्लांट प्रोसेसेस में थोड़ी किया जाएगा। टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी इन एनिमल्स, हाँ, सामान्य क्रिया विज्ञान की जानकारी को जानने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रयोग किया जाता है। टू डिमॉन्स्ट्रेट एथिकल इश्यूज, नैतिक मुद्दों को प्रदर्शित करने, और टू मेक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को देखने के लिए तो किया जाता है। नैतिकल एथिकल मुद्दों को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 40 में आंसर क्या चला जाएगा? ए, सी और डी। ए, सी, डी कौन से ऑप्शन में है? सॉरी, ए, सी और ई कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, द वेक्टर बार एडीए डेफिशिएंसी क्यूरेटिव जीन थेरेपी इज। जो एडीए होता है, एडिनोसिन डी एमिनेज जो एंजाइम होता है, एडीए का मतलब एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम, ठीक है। ये जो एडीए एंजाइम है इसकी जो डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को जो क्योर करने की जो टेक्निक है उसे जीन थेरेपी बोला जाता है। तो इसके अंदर जो वेक्टर यूज किया जाता है उसके बारे में पूछा गया है हमसे कि कौन सा वेक्टर या वाहक उपयोग लिया जाता है,
कौन सा वेक्टर या वाहक यहाँ पे उपयोग लिया जाता है, कौन सा वेक्टर या वाहक यहाँ पे उपयोग लिया जाता है, उसके बारे में हमसे पूछा है। तो कौन सा वाहक यहाँ पे उपयोग लिया जाता है, रिट्रोवायरल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, रिट्रोवायरल वेक्टर यूज किया जाता है। कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, रिट्रोवायरल वेक्टर यहाँ पे यूज किया जाता है। एनिमल्स के अंदर जनरली रिट्रोवायरस का ही यूज किया जाता है। एनिमल्स के अंदर जनरली किसका उपयोग किया जाता है, रिट्रोवायरस का ही उपयोग किया जाता है। एनिमल्स के अंदर जनरली रिट्रोवायरस का ही उपयोग किया जाता है। A bacterial cell has to be made competent। अगर कोई बैक्टीरियल सेल है उसको आपको कॉम्पिटेंट बनाना है। कॉम्पिटेंट का मतलब समझिए, कॉम्पिटेंट का मतलब उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने लायक बनाना है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेने लायक बनाना है तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटेंट। क्या बोला जाता है उसको, कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो एलियन डीएनए को लेने लायक बनाना है, कॉम्पिटेंट बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। किसके लिए, बैक्टीरियल सेल के लिए। बाय द ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद सोडियम आयन, नहीं, सोडियम आयन नहीं, कैल्शियम आयन का यूज किया जाता है। तो ये तो बात तो गलत हो गई। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द लीवर ऑफ द एनिमल बॉडी, ये तो यहाँ पे कोई रिलेटेड ही नहीं है बात, ठीक है, कि पुनर्संयोजक डीएनए को सीधे पशु के लीवर में डाल दिया जाए। यूज ऑफ जीन गन, ये बात भी गलत है, ये प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट यही है कि वेक्टर के साथ जोड़ करके, ठीक है, और उसको इन्फेक्ट करवाया जाए, ठीक है, उसको जो बैक्टीरियल सेल है उसको इन्फेक्ट किया जाए। विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई। तो ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो वहां डायरेक्ट लिखा गया है म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने के लिए, उत्परिवर्तन को डिटेक्ट करने के लिए डीएनए की जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, डीएनए की जो पीसीआर रिएक्शन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और पीसीआर आपको पता ही होगा, कैरी मोलेस ने इसका इन्वेंटेड किया था, इन्वेंशन किया था। द इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव स्टेट ड्यू टू, जो इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, बीटी टॉक्सिन जो सबसे पहले क्या होता है, इनएक्टिव होता है, उसको एक्टिव स्टेट में जो परिवर्तित होता है, ये बीटी टॉक्सिन जो इनएक्टिव होता है ये एक्टिव स्टेट में परिवर्तित होता है। तो ये किसकी वजह से परिवर्तित होता है, आपको पता होना चाहिए। जब जो क्रॉप है जिसके अंदर बीटी टॉक्सिन है या फिर स्प्रे किया हुआ है बीटी प्रोटीन का, तो कोई भी इंसेक्ट आएगा तो उसको खाएगा, इंसेक्ट उसको खाता है, तो इंसेक्ट की गट में अल्कलाइन पीएच होता है। इंसेक्ट की जो गट होती है, इंसेक्ट की जो आहार नाल है, उस आहार नाल के अंदर कैसा पीएच है, अल्कलाइन पीएच है, ठीक है, उसके अंदर क्षारीय पीएच है, ठीक है। तो उस क्षारीय पीएच की वजह से जो इंसेक्ट की गट है उसके अंदर अल्कलाइन पीएच है, क्षारीय पीएच है, उस क्षारीय पीएच की वजह से, कीटों की आंत में जो क्षारीय पीएच है उसकी वजह से ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ये कैसा हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव है, ये कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। ये जो इनएक्टिव है ये कैसा हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से, जो क्षारीय पीएच है इंटेस्टाइन में उसकी वजह से। नेक्स्ट, जो कोविड वायरस है, किसी के अंदर अगर कोविड वायरस है उसको आइडेंटिफाई करना हमें नहीं पता है, उसको अभी लक्षण नहीं आए हैं, लेकिन हो सकता है कि हम पहले ही आइडेंटिफाई कर लें तो उसको और अच्छा रहेगा। आइडेंटिफिकेशन, अगर अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो जाता है तो हम इजीली उसको दवाई दे करके उस रोग को निदान कर सकते हैं, डायग्नोसिस करके उसका निदान कर सकते हैं। तो अगर कोविड वायरस है तो कोविड वायरस के डायग्नोसिस में कौन सा टेस्ट का हम उपयोग करते हैं ये बताना है। कोविड वायरस में आपको पता ही है, कोविड वायरस के अंदर जो टेस्ट किया जाता था आपने भी कभी ना कभी करवाया होगा, अगर आप उस टाइम में ग्रसित हुए होंगे कोविड वायरस से, तो आरटीपीसीआर का यूज किया जाता है। कौन से टेस्ट का, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इसमें उपयोग किया जाता है, ठीक है। आरटीपीसीआर या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस इज ए बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है वो
बायो कंट्रोल एजेंट है, ठीक है, बायो कंट्रोल एजेंट है। किसके अगेंस्ट में बायो कंट्रोल एजेंट है? अभी हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। किसके अगेंस्ट में? इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में, पेस्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? इंसेक्ट्स या पेस्ट, इसका पीड़क या कीट इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट्स या पेस्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट्स या पेस्ट, इंसेक्ट या कीट। इन जीन थेरेपी विच वेक्टर इंट्रोड्यूस एक्टिव एडीए इनटू cDNA लिम्फोसाइट। तो जीन चिकित्सा में कौन सा संवाहक सक्रिय एडीए को cDNA लसूकाणुओं में प्रवेश कराता है? कौन प्रवेश करवाता है? आपको पता ही होगा। आंसर क्या चला जाएगा इसका? रिट्रोवायरस। क्या आंसर चला जाएगा? रिट्रोवायरस, ठीक है। रिट्रोवायरस आपको मैंने बताया है एनिमल्स के अंदर, अगर एनिमल्स के अंदर अगर जंतुओं के अंदर आपको भेजना है, किसी भी डीएनए को भेजना है, तो किसका उपयोग किया जाता है? रिट्रोवायरस का। रिट्रोवायरस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रिट्रोवायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। रिट्रोवायरस का उपयोग किया। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अकर्स। देखो जो प्रोटीन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया आपने, क्या किया आपने? जो डिजायरेबल डीएनए है, डिजायरेबल डीएनए, इसको वेक्टर के साथ जोड़ा और क्या बना लिया आपने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, ठीक है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने किसने डाला? होस्ट के अंदर डाला। तो होस्ट तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हेटेरोलोगस हो गया ना, और होस्ट के अंदर आप क्या प्राप्त कर रहे हैं? आप प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं, एक्सप्रेशन करवाना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो होस्ट क्या हो गया? होस्ट हेटेरोलोगस हो गया, ठीक है। होस्ट क्या हो गया? हेटेरोलोगस। और हेटेरोलोगस में हम क्या करते हैं? एक्सप्रेशन उसका देखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन हम अभिव्यक्ति उसका देखते हैं। नेक्स्ट, बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फिर से बीटी कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही हैं, ये सारे PYQ हैं। मैंने कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, PYQ है, उनको एक जगह उठा करके आपके सामने क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो देख लीजिए बीटी कॉटन से कितने सारा क्वेश्चंस आते हैं। तो एप्लीकेशन वाले चैप्टर में बीटी कॉटन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बीटी कॉटन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन से रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन बिकम सॉल्युबल ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। कीट की आंत की क्षारीय पीएच के कारण बीटी विष के क्रिस्टल घुलनशील हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? बीटी जो क्रिस्टल है वो घुलनशील हो जाते हैं क्षारीय पीएच की वजह से? हाँ, ये बात क्या है? सही है। द एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट मेक द क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन। गलत, एसिडिक नहीं बेसिक, तो ये बात तो गलत हो गई। बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द टोबैको वुडवर्म, ये बात भी गलत है। वो टोबैको तंबाकू के जो कीड़ा आता है तंबाकू पे, उसको भी मार देता है, तो ये बात तो गलत हो गई। द स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थुरिनजेनेसिस। हाँ, ये बात सही है कि जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है उससे आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया को, और बीटी टॉक्सिन जीन बैक्टीरिया को आइसोलेट किया, सॉरी, बीटी टॉक्सिन जीन है जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस से आइसोलेट किया जाता है, और उसको किसी भी प्लांट में डाल करके हम बीटी क्रॉप बना सकते हैं। तो हमारा आंसर हमसे पूछा सही, करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट कौन सा हो गया? ए और डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ए और डी, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आंसर उत्तर चला जाएगा। RNA interference is the method in all cytoplasmic organisms for। RNA interference किसकी विधि है? RNA interference बताइए, RNA interference किसकी विधि है? RNA interference बताइए। RNA interference सेलुलर डिफेंस की विधि है। RNA इंटरफेरेंस कोशिकीय सुरक्षा या सेलुलर डिफेंस की। नॉर्मली सेलुलर डिफेंस RNA इंटरफेरेंस से ही होता है। The technique observed in plant cell to make it competent
तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है। कॉम्पिटेंट बनाने के लिए डाइवेलेंट कैटायन का यूज किया जाता है, ये बात भी सही है, ये बात तो सही है। इंक्यूबेट द सेल इन द आइस फॉलोड बाय हीट शॉक एंड बैक इनटू द आइस, ये बात भी क्या है, ये बात भी सही है। लेकिन प्लांट सेल की हमसे पूछा है, सॉरी प्लांट सेल की हमसे पूछा है, प्लांट सेल में हम क्या करते हैं, जीन गन मेथड का यूज करते हैं और गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को प्लांट सेल पे बम्बार्ड करवाया जाता है। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सी आंसर इसका चला जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा इसका, सी आंसर इसका चला जाएगा। बम्बार्डिंग की जाती है गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स की, कहाँ पे, हाई वेलोसिटी से कहाँ पे बम्बार्डिंग की जाती है, प्लांट सेल के ऊपर। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका, सी आंसर चला जाएगा। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द एंजाइम इन्वॉल्व इन जॉइनिंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, तो कौन से एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए काम आते हैं, कौन से एंजाइम काम आता है, डीएनए लाइगेज काम आता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम काम आता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ने के लिए काम आता है। और डीएनए फ्रेगमेंट को कट करने के लिए पूछा जाए तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, डीएनए के जो फ्रेगमेंट है उनको कट करने के लिए, तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं और जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम्स होते हैं। जोड़ने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, लाइगेज एंजाइम, और कट करने के लिए, तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। तोड़ने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, चलो, अगर किसी प्लांट सेल को कॉम्पिटेंट, अगर किसी के अंदर, किसी एनिमल सेल के अंदर आपको भेजना है क्या, वेक्टर से जुड़ा हुआ डिजायर्ड डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजना है, तो उसको कैसे कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। डिसार्म पैथोजन वेक्टर्स आर अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल। ठीक है, जो डिसार्म पैथोजन है वेक्टर का, उसको हटा करके और सेल को इन्फेक्ट करवा करके हम किसी भी डीएनए को भेज सकते हैं। चलो नेक्स्ट, मैच द लिस्ट। आपको लिस्ट मैच करवानी है यहाँ पे ना, फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ क्या करवाना है, मैच करवाना है। फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट के साथ मैच करवाना है। तो फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियेज एंजाइम क्या करते हैं, कहाँ पे कट लगाते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट पे। कहाँ पे कट लगवाते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट। तो ए में फोर्थ आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। टैग पॉलीमरेज कहाँ पे यूज किया जाता है, पीसीआर के अंदर। तो बी में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा, 1, बी में 1 आ जाएगा। ए में 4, बी में 1। एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, डीएनए की स्टेनिंग करवाने के लिए, डीएनए की स्टेनिंग करवाने के लिए, डीएनए को रंगने के लिए। तो सी में क्या आ जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग कहाँ किया जाता है, एगारोस जेल में। ठीक है, तो डी में क्या आ जाएगा, थर्ड, डी में थर्ड। तो आंसर क्या चला जाएगा आपका, सी आंसर चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, इन ए हेटेरोलॉगस होस्ट, अगर एक हेटेरोलॉगस होस्ट में द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय प्रोटीन कोडिंग जीन इज कॉल्ड। हेटेरोलॉगस अगर होस्ट है तो उसके अंदर प्रोटीन भी हेटेरोलॉगस ही बनेगा। तो प्रोटीन भी क्या कहलाता है, हेटेरोरिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, प्रोटीन को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो कौन सा प्रोटीन होगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जैसे हम इंसुलिन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इंसुलिन भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। इंसुलिन भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। इंसुलिन भी क्या है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। ठीक है, और सबसे पहले जो इंसुलिन बनाया था वो ह्यूमुलिन था। ठीक है, कौन सा इंसुलिन था, वो ह्यूमुलिन था। ठीक है, कौन सा इंसुलिन था, ह्यूमुलिन। ऑब्जर्व द अबव फिगर एंड नेम द स्टेप्स ऑफ द डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है। देखो, डीएनए को, जैसे डीएनए को जब अलग करते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर क्या डालते हैं, सबसे पहले उसके अंदर हम कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिससे डीएनए पर्सिपिटेट हो जाए। जैसे चिल्ड एथेनॉल डाल दिया, जिससे डीएनए क्या हो गया, पर्सिपिटेट हो गया। अब डीएनए पर्सिपिटेट हो गया तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अब उसको सेपरेट करना पड़ेगा। और सेपरेशन के जो टेक्निक होती है उसे क्या बोला जाता है, स्पूलिंग। उसे क्या बोला जाता है, स्पूलिंग कहा जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अकर्स, ये सब क्वेश्चन हम देख चुके हैं।
ठीक है, तो वही सेम सिमिलर सा क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट जो प्रोटीन होता है वो किसके अंदर एक्सप्रेस होता है, होस्ट के अंदर, और होस्ट भी दूसरा होगा तो उस होस्ट को क्या बोला जाता है, हेटेरोलोगस होस्ट, विषमपोषी। ठीक है, हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर, ठीक है, किसके अंदर, हेटेरोलोगस होस्ट के अंदर उसको देखा जाता है। मैच द फीचर ऑफ द क्लोनिंग ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू ए वेक्टर। अगर फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर भेजना है तो आप वेक्टर का यूज करेंगे, वाहक का उपयोग करेंगे। तो वाहक के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वाहक के अंदर कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे उसका उपयोग हम कर सकें, जिससे उसका उपयोग हम कर सकें। तो सबसे पहले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का काम क्या होता है, जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत हो सके, यानी वह अनुक्रम जहां से प्रतिकृति के प्रारंभ हो सके वो होना चाहिए। तो ए में क्या आ जाएगा 4, ए में क्या आ जाएगा 4। तो यानी हम आंसर तो यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन हम इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे यहाँ पे। दूसरा है सेलेक्टेबल आइडेंटिफायर, वर्ण योग्य चिन्हक। वर्ण योग्य चिन्हक का काम क्या होता है, वर्ण योग्य चिन्हक जो सेलेक्टेबल आइडेंटिफायर है ये क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है, तो बी के अंदर क्या आ जाएगा, क्लोनिंग साइट ऑफ कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, नहीं, इसमें आ जाएगा हेल्प इनटू आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट नॉन ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, यानी सेलेक्ट करना, हम रूपांतरजों को अरूपांतरजों से सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके हेल्प से, सेलेक्टेबल आइडेंटिफायर्स की हेल्प से। ठीक है, सेलेक्टेबल आइडेंटिफायर। क्लोनिंग साइट्स, जो क्लोनिंग साइट्स होती हैं, ये जो क्लोनिंग साइट्स हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, क्लोनिंग साइट्स पे हम हमारे डिजायरेबल जीन को जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाते हैं और फिर उस पर डीएनए को हम जोड़ते हैं। तो ये जो क्लोनिंग साइट्स हैं ये किसके लिए, ये यूज करने के लिए, किसके लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट करने के, यूज करने के लिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगवाने के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट, पौधों में अगर हमको भेजना है, पौधों में अगर प्लांट्स के अंदर अगर हमको किसी भी जीन को भेजना है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर अगर हमको किसी भी जीन को भेजना है तो हम जो वेक्टर का यूज करते हैं वो वेक्टर होता है एक्रोबैक्टीरियम। वो वेक्टर कौन सा होता है, एक्रोबैक्टीरियम होता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है ये, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1, इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पहले तुरंत नहीं करना चाहिए, अगर आ रहा है तो तुरंत करिए, अगर नहीं आ रहा है, टाइम ले रहा है, तो इसको आप सेकंड राउंड में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको पता ही होगा एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, इस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए के फ्रेगमेंट बने हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट अलग अलग साइज के, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा, अलग अलग साइज के होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट। तो ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट बनते हैं इनको हम सेपरेट करते हैं। ठीक है, कौन सी टेक्निक के द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके अंदर जो एगार यूज किया जाता है, जेल के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, हमने एगारोस का उपयोग करते हैं, जेल के रूप में एगारोस का उपयोग हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रे लेते हैं, ऐसे एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर हम एगार भर देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम एगार भर देते हैं और फिर इसके अंदर कॉम्ब की सहायता से वैल बना लेते हैं और इन वैल के अंदर डीएनए सैंपल को लोड कर देते हैं। इन वैल के अंदर क्या करते हैं, डीएनए सैंपल को लोड कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेल के अंदर लोडिंग ऑफ डीएनए इनटू द वैल। ठीक है, सबसे पहले जो डीएनए के अंदर, जो वेल के अंदर डीएनए भरा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वेल है, कूप है, उनके अंदर डीएनए भर देंगे, यानी सी सबसे पहले आएगा। ठीक है, सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से इधर माइनस इधर प्लस, और डीएनए पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो डीएनए इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एनोड की तरफ मूव करता है। तो मूवमेंट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए फ्रेगमेंट का क्या होता है, मूवमेंट होता है कौन से एरिया की तरफ, टुवार्ड द फील्ड ऑफ एनोड, एनोड की तरफ मूवमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद डी के, सी के बाद बी, और उसके बाद हमें इसको देखना है तो इसको एथिडियम ब्रोमाइड डालेंगे। जैसे जो डीएनए है ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, डीएनए क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, इनके ऊपर हमको एक डाई डालना रहता है, एथिडियम ब्रोमाइड, जिससे इसका जो कलर है वो हमें पिंकिश कलर देखने को मिलता है। तो डीएनए को डाई करेंगे हम
रंजित करेंगे किससे? एथिडियम ब्रोमाइड से। किससे रंजित करेंगे? ETBr से। ठीक है, इस डाई को हम ETBr से रंजित करेंगे। तो डी में क्या आ जाएगा? इसको हम ETBr से रंजित करेंगे, स्टेनिंग ऑफ DNA फ्रेगमेंट विद एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड की हेल्प से इसको रंजित करेंगे, फिर आ जाएगा डी। उसके बाद सबसे लास्ट में हम इसको UV लाइट्स में देखेंगे। यूवी लाइट्स के अंदर अगर हम देखते हैं इसको, यूवी लाइट्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसका जो कलर है वो हमें ब्राइट ऑरेंज कलर देखने को मिलता है। तो डी के बाद ए, तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसमें? सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में सी। क्वेश्चन नंबर 60 हम बता ही चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स? जो आणविक कैंचियां होती हैं वो कौन होती हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये क्या करते हैं? डीएनए को कट लगाते हैं। ये एंडोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं और एक्सोन्यूक्लियस भी हो सकते हैं। डीएनए को क्या करते हैं? ये कट लगाते हैं ना, डीएनए को फ्रेगमेंटेड करते हैं, कट लगाने का काम करते हैं। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को कट लगाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? और मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी इनको कहा जाता है। ठीक है, चलो। यूजिंग विच टेक्निक मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजायरेबल जीन कैन बी जनरेटेड? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर हमारे पास डीएनए है, डीएनए हमने आइसोलेट किया और डीएनए की मात्रा कम है, डीएनए की मात्रा हमें बढ़ानी है, डीएनए की मात्रा हमें बढ़ानी है, तो हमें एक टेक्निक का यूज करना पड़ता है। उस टेक्निक का नाम है PCR। कौन सी टेक्निक है वो? PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, PCR या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसे कहते हैं। ठीक है, इसका इन्वेंशन कैरी मूलिस ने किया था। ठीक है, कैरी मूलिस ने इसको खोजा था। क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, बायोलॉजिकल और जीन गन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग, बायोलॉजिकल और जीन गन मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूजफुल इन। ठीक है, तो होस्ट ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल जो जीन गन मेथड है, बायोलॉजिकल गन मेथड या जीन गन मेथड है, इसका उपयोग मेनली कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मेनली प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट सेल होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, इनके अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर अगर आपको भेजना है, पादप कोशिकाओं के अंदर अगर आपको डीएनए भेजना है तो कौन से मेथड का उपयोग करेंगे? जीन गन विधि का उपयोग किया जाता है। कौन से मेथड का उपयोग किया जाता है? जीन गन विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से मेथड? जीन गन मेथड का ना। आंसर होगा प्लांट्स, पौधों में। ठीक है, प्लांट्स या पौधों में। आंसर क्या हो जाएगा? प्लांट्स या पौधों में। 62 में ए आंसर चला जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। तो आपको यहाँ पे सूचियां दी गई हैं, इनको आपको मिलाना है। जो टैग पॉलीमरेज है, ये जो टैग पॉलीमरेज है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? टैग पॉलीमरेज का आपको पता ही है, टैग पॉलीमरेज 90 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर होता है उस पर भी स्टेबल होता है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? PCR के अंदर किया जाता है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? ए में 3। ए में क्या जाएगा? थर्ड। ए में थर्ड तो सब में दिया है, इसमें नहीं दिया, तो इसको तो हम हटा देते हैं। दूसरा एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं? डीएनए को कट करते हैं, कहाँ पे? सिरों पे कट करते हैं, डीएनए को सिरों पे कट लगाते हैं। तो बी में 1, बी में क्या आ जाएगा? 1, बी में 1 आ जाएगा। प्रोटीएज, प्रोटीएज क्या करते हैं? प्रोटीन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, प्रोटीएज क्या करेंगे? प्रोटीन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, क्रेक डाउन द प्रोटीन्स, यानी सी में क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा, सी में 4। नेक्स्ट है काइटिनेज। काइटिनेज कवक की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। तो इसको तोड़ने का काम, कवक की सेल वॉल को तोड़ने का काम कौन करेगा? काइटिनेज एंजाइम करेगा। कवक की सेल वॉल को तोड़ने का काम कौन करेगा? काइटिनेज एंजाइम करेगा। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका? आंसर चला जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा इसका? सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आर फर्स्ट आइसोलेटेड? सबसे पहले कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किया गया था? ये आपको डायरेक्ट याद ही रखना है ना, पूछा गया क्वेश्चन है PYQ में, डायरेक्ट याद रखना है। हिंड सेकंड को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से। फिर हम बात करते हैं जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो जो जैव उर्वरक है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स
कहाँ उपयोग लिए जाते हैं? इनऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं भाई, एनिमल हस्बेंड्री में नहीं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर यस। जो बायो फर्टिलाइजर्स है इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किया जाता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जिसे एनपीके बोला जाता है, यूरिया, उन सब का उपयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 65 का सी आंसर चला जाएगा। 65 का आंसर क्या चला जाएगा? सी। थक्का विस्फोटन के रूप में कौन से एंजाइम का उपयोग किया जाता है? क्लॉट बस्टर के रूप में कौन से एंजाइम का यूज किया जाता है? आप सबको पता है क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है। क्लॉट बस्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लॉट बस्टर के रूप में स्ट्रेप्टोकाइनेज का उपयोग किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन से बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट कर लिया जाता है, ठीक है। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट, ग्लोमस का उच्च पादपों की मूलों के साथ संयोजन क्या कहलाता है? एसोसिएशन ऑफ ग्लोमस विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स इज नोन एज। ग्लोमस जो प्लांट्स होते हैं, जो ग्लोमस जो फंजाई होते हैं, उनका उच्च पादपों की जो रूट्स हैं उनके साथ संयोजन मैं आपको बता चुका हूं, इसे माइकोराइजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोराइजा। और माइकोराइजा म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है। इसका भी एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का भी एग्जाम्पल है। आंसर क्या आ जाएगा? 67 में ए आंसर आ जाएगा। 67 में क्या आंसर चला जाएगा? ए आंसर चला। द पफ्ड अप एपियरेंस ऑफ डो इन द ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ। देखो, जो आटा होता है, इडली, डोसा, ब्रेड का जो आटा होता है, उसको किण्वित करने के लिए रखा जाता है, फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। उसके अंदर सैकेरोमाइसिस सेरेविसी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। ये क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, और फर्मेंटेशन से गैस निकलती है जिसे बोलते हैं CO2। ये गैस जब निकलती है तो ये गैस क्या करती है? पोर्स क्रिएट कर देती है, छिद्र बना देती है। पोर्स क्रिएट कर देती है, छिद्र बना देती है। और इन पोर्स क्रिएशन की वजह से, छिद्रों की वजह से जो आटा है वो कैसा दिखने का लगता है? पफी या फूला हुआ आटा देखने में। तो इस गैस का नाम याद रखना है। कौन सी गैस है? CO2 गैस। आंसर क्या चला जाएगा? बी इसका, CO2 गैस। नेक्स्ट, जो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर। हमसे बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में पूछा गया ना कि बायो फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है उसको भी अच्छी तरीके से फर्टिलाइजेशन, उर्वरकता बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो बायो फर्टिलाइजर्स है, इसमें कौन से बैक्टीरिया, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बायो फर्टिलाइजर की तरह काम नहीं करते? जैसे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया बायो फर्टिलाइजर होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर हम बात करें राइजोबियम, ये क्या है? ये भी बायो फर्टिलाइजर है। राइजोबियम क्या है? बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। राइजोबियम क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। और ये जो राइजोबियम है, ये क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, ठीक है। राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर है, और क्या शो करता है? ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। नेक्स्ट, एजेटोबैक्टर। और एजोस्पाइरिलम, ये दोनों भी क्या हैं? ये भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं। ये दोनों भी क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं। एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम भी क्या है? बायो फर्टिलाइजर्स हैं। और ये जो एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं ये? यानी ये मुक्त होते हैं, किसी भी रूट से नहीं जुड़ते हैं। राइजोबियम तो आपको पता होगा, लेग्यूमिनस प्लांट से जुड़ा होता है।
लेग्यूमिनस प्लांट से राइजोबियम तो जुड़ा होता है, ठीक है। राइजोबियम किससे जुड़ा होता है? लेग्यूमिनस प्लांट से जुड़ा होता है। फंजाई, फंजाई तो आपको पता ही है, फंजाई क्या बनाते हैं? फंजाई माइकोराइजा बनाते हैं। और माइकोराइजा क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, फंजाई क्या है? माइकोराइजा, माइकोराइजा बायो फर्टिलाइजर है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर होते हैं। आपने नाम सुना होगा, नोस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलोटोरिया, ऑसिलेटोरिया, ये भी क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया, नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया ये भी क्या होते हैं? ये भी बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। नोस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया भी बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी बैक्यूलोवायरस, बैक्यूलोवायरस बायो फर्टिलाइजर नहीं होते हैं। बैक्यूलोवायरस क्या होते हैं? बैक्यूलोवायरस बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। बैक्यूलोवायरसेस बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ठीक है। बैक्यूलोवायरसेस बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया के बारे में, और बैक्यूलोवायरस क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करते हैं। तो इससे हमने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, देखो क्वेश्चन एक है लेकिन यहाँ से और क्या सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। चलो नेक्स्ट, मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस। मिथेनोजेंस क्या प्रोड्यूस नहीं करते हैं? मिथेनोजेंस मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस मिक्सचर होता है। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ना बच्चों, ये मिथेनोजेंस कैसे होते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया है। कैसे होते हैं ये? एनएरोबिक या अवायवीय। कैसे होते हैं ये? एनएरोबिक या अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं। ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये एनएरोबिक या अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये एनएरोबिक या अवायवीय बैक्टीरिया होते हैं। कौन? मेथेनोजेंस। कौन? मेथो, ठीक है। और ये मेथेनोजेंस काऊ डंग से जनरली किसका यूज किया जाता है? काऊ डंग का, ठीक है। गोबर गैस प्लांट के अंदर उससे मिक्सचर ऑफ गैसेज, मीथेन हो सकती है, CO2 हो सकती है, मीथेन हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा H2S हो गया, इन गैसेस का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और इसमें मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है। कौन सी गैस? मीथेन गैस, ठीक है। कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? मीथेन गैस इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कौन सी गैसेज नहीं होती हैं? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है, मीथेन और हाइड्रोजन गैस ये भी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होती है और हाइड्रोजन गैस भी होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैसेस भी होती हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ये नहीं होता है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज नहीं होता है। तो आंसर हमारा क्या चला जाएगा? आंसर डी चला जाएगा, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा बच्चों? डी हमारा आंसर इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए इज प्रोड्यूस्ड बाय साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ये साइक्लोस्पोरिन ए ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम क्या है? फंजाई है। और ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंजाई है, ये बायोमोलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए जो बना रहा है, ये बायोमोलिक्यूल जो साइक्लोस्पोरिन ए है, ये क्या होता है? ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। क्या होता है ये? अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है भाई? इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उसको सप्रेस करने का काम करता है, ठीक है, उसको रोकने का काम करता है। जैसे जब जो डोनेशन होता है ऑर्गन्स का, किसी भी डोनर किसी भी रिसिपिएंट को या रोगी को देता है तो उसके अंदर उसका इम्यून सिस्टम उसको पराया मानता है, ठीक है, नॉन सेल्फ मानता है, उसके अंदर एंटीबॉडी क्रिएट करने लगता है। तो एंटीबॉडी क्रिएट करने लगेगा तो वो ऑर्गन तो खराब हो जाएगा। तो इसलिए ऑर्गन खराब ना हो इसलिए उसको इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है। उनमें से एक इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन ए भी है,
और ये किससे आइसोलेट किया जाता है? एक फंजाई है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, उससे आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंजाई है, उससे इसको आइसोलेट किया जाता है। मोनास्कस परप्यूरियास, ठीक है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। किसको कम करता है? ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। ठीक है, मोनास्कस परप्यूरियास। ठीक है, स्टैटिन्स बनाता है ये, और स्टैटिन्स क्या करते हैं? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। कौन सा एसिड बनाता है? ये सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस नाइगर कौन सा एसिड का प्रोडक्शन करता है? सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाने का काम करता है। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर कौन सा एसिड बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाने का काम करता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड बनाता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई कौन सा एसिड बनाता है? एसिटिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो सब आपको पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन एक है, लेकिन हो सकता है अभी ये क्वेश्चन आए, अगली बार कुछ और ऑप्शन से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सब्स्टिट्यूटरी क्वेश्चन भी देखने साथ में कि और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इससे। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आप देखा करिए ना, और क्या क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं ना, कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ भाई इधर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्विस चीज आप जानते हैं, आपने खाया होगा, बर्गर, पिज्जा, मैगी में डाल के चीज खाया होगा। तो ये जो चीज होता है, इसमें एक टाइप का चीज होता है स्विस चीज। हो सकता है स्विट्जरलैंड में बना हो, इसलिए इसका नाम स्विस चीज है। तो इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर होल्स पाए जाते हैं। होल्स वही फर्मेंटेशन हुआ होगा, गैसेज बनती हैं, और गैसेज सब निकलती हैं तो क्या क्रिएट करती हैं? होल्स या छिद्र क्रिएट करती हैं। ठीक है, होल्स या छिद्र क्रिएट करती हैं। तो ये जो स्विस चीज है, ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? ठीक है, ये जो स्विस चीज है, ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है? प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपिनियोबैक्टीरियम सार्मेनाई के द्वारा। मोनास्कस परप्यूरियाज हम देख ही चुके हैं, स्टैटिन्स बनाते हैं। स्टैटिन्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम हम देख चुके हैं, साइक्लोस्पोरिन ए बनाता है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, इसको बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट दोनों बोला जाता है। बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी इसको कहा जाता है। किसको? स्विस चीज को। किसको? स्विस चीज को बेकर्स ईस्ट भी बोला जाता है और ब्रीवर्स ईस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, और ये ब्रेड बनाने के लिए, ब्रेवरेजेस बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए बेकर्स ईस्ट। अगर ब्रेड बना रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। अगर ब्रेड बन रही है तो इसको क्या कहेंगे हम? बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। अगर ये ब्रेड बनाने के काम आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? कहेंगे बेकर्स ईस्ट कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगर ये ब्रिवरेज जैसे रम, ब्रांडी, विस्की ये सब बनाने के काम आ रहा है तो इसको ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रीवर्स ईस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर पेस्ट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स होते हैं, ये बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स कहाँ से, ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं, ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है, ये कौन से मैकेनिज्म पे काम करते हैं? अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है पहले ये समझिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, दूसरे की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, वो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वो बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, यानी उसको मार करके ही कंट्रोल कर रहा होगा। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को कैच करता है, किल करता है, और फिर
ईट करता है, कैच किल और ईट, ठीक है। कैच किल और ईट ये कौन से फिनोमेना के अंदर देखा जाता है, प्रीडेशन के अंदर। तो जो एबिलिटी है प्रे के पॉपुलेशन को रेगुलेट करने की, किसकी, प्रीडेटर की, उसी पे ये आधारित होता है, ठीक है, उसी पे ये आधारित होता है। एबिलिटी ऑफ प्रे पॉपुलेशन टू रेगुलेट द प्रीडेटर, नहीं, प्रे की एबिलिटी नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रे की एबिलिटी नहीं होती है, प्रीडेटर की एबिलिटी। एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट प्रे पॉपुलेशन, शिकारियों को नियंत्रित करने के लिए शिकारियों की क्षमता, ठीक है, शिकारों को नियंत्रित करने के लिए ना, शिकारों को नियंत्रित करने के लिए शिकारों की जो क्षमता होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो उसी का हम यूज करके हम बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका क्या चला जाएगा, सी इसका आंसर चला जाएगा। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ, देखो जो बायोगैस प्लांट है उसके लिए पैसा चाहिए और ग्रामीण में ही लगता है ज़्यादातर, क्योंकि ग्रामीण में ही काउडंग अवेलेबल हो पाता है, तो ग्रामीणों के पास उतना पैसा हो नहीं पाता है, तो वहाँ पे लोग बाग उसको लिए अवेयर नहीं है, उसको लगाते नहीं है। तो कुछ संस्थाएं हैं, ठीक है, कुछ संस्थाएं हैं, जैसे एक तो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक तो हो गया इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। दूसरा KVIC, खादी एंड विलेज, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। तो ये दोनों संस्थाएं क्या कर रही हैं, दोनों संस्थाएं हेल्प कर रही हैं ग्रामीणों को, किसके लिए, बायोगैस प्लांट लगाने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, IARI, और इसके साथ KVIC भी, ठीक है। दोनों का नाम आपको याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोनों का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। KVIC और IARI, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, और IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन KVIC। Which of the following serve as an important fertilizer in paddy fields? मैंने आपको बताया था पैडी फील्ड्स के अंदर, ठीक है, जो चावल के खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर होता है वो क्या होता है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल होता है, ठीक है। पैडी फील्ड्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर है वो क्या होता है, नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, ठीक है। और इस नील हरित शैवाल में कौन कौन आएंगे, नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबीना और ऑसिलेटोरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, पैडी फील्ड्स के अंदर जो धान के खेत हैं उनके अंदर बायो फर्टिलाइजर की तरह, जैविक उर्वरक की तरह काम करते हैं, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। ग्लोमस तो होगा नहीं, ग्लोमस तो क्या बनाता है, ग्लोमस तो माइकोराइजा बनाता है, ग्लोमस तो क्या बनाता है, माइकोराइजा। ऑसिलेटोरिया, यस ऑसिलेटोरिया होगा, राइजोबियम नहीं होगा, ये तो लेग्यूम्स के साथ होता है, धान के खेतों में नहीं होता है। एजोस्पाइरलम भी नहीं होगा, ये फ्री लिविंग होता है। कैसा होता है ये, फ्री लिविंग। तो आंसर क्या चला जाएगा,
ऑसिलेटोरियम, ठीक है, क्या आंसर चला जाएगा? ऑसिलेटोरियम। तो ये टोटल 75 क्वेश्चंस थे, ये सारे पीवाईक्यू थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। हमने ये जो 75 क्वेश्चंस हैं ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, इकोसिस्टम से, बायोडायवर्सिटी 3 चैप्टर, तो वो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन 2 चैप्टर 5, और एक छठा चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। इनसे हमने जुटाए थे, टोटल 75 क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जनरली पीवाईक्यू से हमें पता चल जाता है कि जो पैटर्न होता है या फिर जो टफनेस होती है क्वेश्चंस की वो कैसी होती है, तो इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और बाकी आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, ठीक है। और हमारा क्रैश कोर्स आ चुका है उज्ज्वल बैच के नाम से। आप मालवी एकेडमी ऐप पे जाइए, वहाँ पे आपको कोर्सेज के अंदर हमारा उज्ज्वल बैच का जो कोर्स है वो आपको दिख जाएगा, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। 10% डिस्काउंट भी चल रहा है, क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली, होली के जस्ट बाद क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, 18 मार्च से 19 मार्च से क्लासेज भी स्टार्ट हो रही है। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़िए, और जल्दी से जल्दी जुड़ करके आप सीयूईटी की जो प्रिपरेशंस है उनमें आप थोड़ी जल्दी करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी। अगर आप लेट करेंगे तो अपने जो गोल है, आपका सीयूईटी 2025 का गोल है, उससे आप दूर होते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप जुड़िएगा जल्दी, और ये सेशन आप देखिए और आप एनालिसिस करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। थैंक यू।